क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के रिगार्डिंग जो मैंने बोला था, कुछ चीज़ों को फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, क्या फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर है, क्या फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट क्या सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे जैसे क्लास ऑनगोइंग होगी आपकी जो समझ है इस पे है ना बढ़ती चली जाएगी। और मेन यहाँ पे आपको फोकस ये करना है कि एनालिटिकल एबिलिटी सीखनी है, चीज़ों को इंटरलेट करके सीखना है। अभी हम लोग बात करते हैं जैसे आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग आपने देखा है ना कि पहला ही जो अपने पास आर्टिकल 19 के अंदर में जो क्लाउज 1 है और सब क्लाउज ए की बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्या अभी आप ये बोल सकते हैं कि आप बोलते बोलते कुछ भी बोल जाएं? क्या आप ऐसा कुछ बोलें जो कि कंट्री के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर सिक्योरिटी को ही थ्रेटन कर सके? तो आप भी इस बात को समझ पाएंगे कि नो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म तो जरूर करके दिया होगा जिसके थ्रू हम कंट्री की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसी सिमिलर फैशन में ये है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने जो वैल्यू है उसको अपहोल्ड करते हुए देखा आपने क्या कि आर्टिकल 19 क्लाउज 2 के ही थ्रू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करा दिया गया था। तो अभी मैं इसको रिलेट करना सिखाता हूँ। अभी आपने देखा होगा क्या कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल जो इम्प्रिजनमेंट हुए थे है ना, जैसे इन टर्म्स इन लिeu ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल स्पीच, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जैसे अभी पवन खेड़ा साहब का जो, अभी पॉलिटिकल नाम को यूज नहीं करना है आपको, बट एग्जाम्पल को थोड़ा ज्यादा ही इंटरप्रेट करने के लिए आपको ये समझ बतलाता हूँ कि जैसे आप अपने मेंस की कॉपी पे ये लिखेंगे कि पॉलिटिकल पर्सन है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हुए उनका अरेस्ट कर दिया गया था इन टर्म्स की डिफेमेशन के ग्राउंड पे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर में एक ग्राउंड बनेगा ना डिफेमेशन। तो क्या डिफेमेशन के आधार पे आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उस पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। तो समझ गए ना, तो क्वेश्चंस में रिलेट करना सीखिए। अभी और एक बेहतर सा एग्जांपल देखे होंगे आपने 2023 का जो एक एग्जांपल था कर्नाटका हिजाब बैन केस। अभी हम लोग देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इन एसोसिएशन विथ ये फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है हमारा, है ना, जो कि देखेंगे आपकी फर्दर जो कैटेगरी में डिस्कशन होगा। एक अपने पास सेपरेट सी कैटेगरी होती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में गारंटी दी गई है इसकी। समझ पा रहे होंगे आप? तो फिलहाल आपको यह समझना है कि आर्टिकल 25 के अंदर में अपने पास, मैं रिलेट करना सिखा रहा हूं कि कैसे यूज कर दें, बीच के प्रोविजंस को स्किप किया। तो आर्टिकल 25 के अंदर में अपने पास राइट टू इनर बिलीफ ऑफ हैविंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, है ना, आपकी जो इनर कॉन्साइंस बोलती है, आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, जो सुनते हैं, है ना, पर्टिकुलर रिलीजन के बिलोंग, पर्टिकुलर रिलीजन के रिलेटेड, तो आप उस वैल्यू को रखिए। एंड इन लिeu ऑफ दैट, इन हैविंग दैट वैल्यू, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट योर रिलीजन। समझ गए? दो वैल्यू है, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक आपका इनर कॉन्साइंस के नाते जो वैल्यू पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हुई है, और उस पर्टिकुलर रिलीजन के वैल्यू के कारण आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। अब देखिए, तो क्या इस चीज का करंट एग्जाम्पल क्या होगा? बेटर सा एग्जाम्पल है 2023 का कर्नाटका हिजाब बैन केस का इश्यू। हुआ क्या था? A pre-university girl child was denied by school administration to don't to wear hijab in school premise. स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर में आपको हिजाब नहीं पहनना है ना। दिस प्रैक्टिस वाज बाय द वर्च्यू ऑफ फॉलोइंग ऑफ इस्लामिक रिलीजन, है ना। इस बात को भी आप समझ पा रहे हैं। तो एक तरफ अपने पास क्या है कि राइट टू एक्सप्रेशन है ना, मान लीजिए मेरे पास रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस राइट्स हैं, बिलीफ के नाते राइट्स मिले हैं जो कि मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। अब उस रिलीजियस बिलीफ के नाते क्या एक्सप्रेशन का भी राइट है? वो भी अपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन सा? अभी आपने देखा ना कि आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, जो कि किसके बारे में बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर है ना? एक्सप्रेशन यहां से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से दो आर्टिकल रेफर कर रहे हैं? आर्टिकल 25 जो कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, दूसरा क्या है आपको? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि उस जो प्री यूनिवर्सिटी गर्ल चाइल्ड को उन्होंने मना कर दिया कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर में आप जो हिजाब है उसको पहन के नहीं आ सकते हैं। रिजल्टेंटली द डिसीजन ऑफ स्कूल बोर्ड, है ना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज चैलेंज्ड बाय दैट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल इन कर्नाटका हाई कोर्ट। और कर्नाटका हाई कोर्ट का जो, यानी कि क्या हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी, उस गर्ल चाइल्ड के द्वारा क्या कौन सा बेस फॉलो किया गया? आर्टिकल 25 का बेस और आर्टिकल 19 क्लाउज 1 का बेस। समझ गए ना? पर्टिकुलरली सब क्लाउज ए।
अब कर्नाटका हिजाब बैन क्या देखेगा कि ठीक है, आपको आर्टिकल 25 तो दिया गया है, तो क्या वायलेशन हो रहा है इन सब चीजों का, तो यही चीज आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में करेंगे क्या कि वायलेशन नहीं हो रहा है, सिंस these fundamental rights which is given under part 3 is not absolute, rather it is qualified। समझ पा रहे हैं, चीजों को रिलेट करना सीखिए। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इस पे, क्या कि देखा कि क्या ये दोनों ही राइट एब्सोल्यूट हैं, तो पहले केस में प्राइमरीली ही आपको पता है कि एब्सोल्यूट तो नहीं है। फर्दर ऑन कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या देखा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस, वैल्यू का बेसिस, और दूसरी बात उन्होंने ये देखा कि क्या ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, उसका जो प्रोपगेशन है या फिर प्रैक्टिस प्रोफेस है पर्टिकुलर रिलीजन के थ्रू इनहेरेंट है, करना ही है उसको। तो एक्चुअली ये बातें अभी की नहीं है, पहले से भी है। आपने सैमुअल केस देखा होगा, है ना, एक मतलब जहां पे कि जो स्टेट ऑफ केरला वाला केस था, उसमें ये बतलाया गया था कि जैसे नेशनल एंथम है ना, नेशनल एंथम के रिगार्डिंग क्या कि थ्री चाइल्ड वर ऑल्दो दे पेड ड्यू रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम विदाउट सिंगिंग, है ना, उन्होंने अप्रेज, यानी कि उन्होंने क्या किया, अप्रेज तो किया, बट उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ये बोला गया था कि गॉड के अलावे किसी को अप्रेज नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये एक्ट जायज है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो देखा जाएगा, कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा, है ना। और कोर्ट ने ये पाया कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ कुरान। समझ गए, यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन को रेफर करना जरूरी है। तो इसके लिए कोर्ट क्या करते हैं, दे एक्चुअली वेंट थ्रू दैट होली टेक्स्ट बुक। किसी भी रिलीजन का इश्यू हो जब भी आएगा, तो इसी बात को समझने के लिए कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डॉक्ट्रिन कॉइन किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ ERP, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये बहुत पहले की 1955 में। तो यहाँ पे हम लोग बेस देखेंगे कि ERP यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो ये है ना, मतलब कर्नाटका हिजाब बैन केस में जो गर्ल चाइल्ड का जो बेसिस था, है ना, आर्ग्यूमेंट थे उसके, इस बेसिस पे स्कूल का आर्गुमेंट क्या था, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। अगर ये इसके द्वारा ये पहना जाएगा, बाकी हर रिलीजन के लोग प्रैक्टिस करेंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का वायलेशन, है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया बेसिकली आर्टिकल 14 और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का वायलेशन। अब है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ERP में है ना, द कोर्ट एक्चुअली वेंट थ्रू द कुरानिक वर्सेस, उन्होंने पढ़ा उसको, एंड दे फाउंड दैट कि नो, वेयरिंग हिजाब इज नॉट कवर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ ERP, एंड ऑन दिस बेसिस तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जजमेंट को वैलिड किया गया, और इस बच्ची के मतलब स्कूल का जो डिसीजन था इन टर्म्स ऑफ दिस वन, तो वो अफेल कर दिया गया था। एंड फर्दर बात यहीं पे नहीं रुकी थी, एंड दिस डिसीजन ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ ना। आपने देखा भी होगा कि अपने पास जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, उसमें भी आपको शुरुआत की क्लास में कोर कंसेप्ट जब हम लोग बतला रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के की टर्म्स, है ना, उस वक्त भी समझाया था इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, बहुत सारे केस स्टडीज हैं इसको लेकर के, ठीक है।